दुनिया के मंच पर हाल ही में जो घटनाएं घटी हैं, उन्होंने पूरी वैश्विक राजनीति और आर्थिक परिदृश्य को हिलाकर रख दिया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में हर साल बड़ी चर्चाएं होती हैं, लेकिन इस बार जो हुआ वह एक अभूतपूर्व परिवर्तन जैसा था। कुछ ही दिन पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कार्यकाल की शुरुआत के बाद इस मंच पर टेली कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपना भाषण दिया। उन्होंने अपने भाषण में अमेरिका के गोल्डन एज ऑफ अमेरिका की शुरुआत की घोषणा की और इसे अमेरिकी जनता का बड़ा जनादेश बताया। ट्रंप ने इसे कॉमन सेंस की क्रांति करार दिया, जो पिछले प्रशासन की कथित विफलताओं को ठीक कर दुनिया में अमेरिका की स्थिति को और मजबूत करेगी। अपने भाषण में ट्रंप ने अपने करीबी सहयोगी कनाडा पर निशाना साधते हुए उनके नीतियों की आलोचना की और संभावित टैरिफ लगाने की धमकी दी। यह केवल आलोचना नहीं थी, बल्कि एक स्पष्ट चेतावनी थी जो अमेरिकी प्रशासन की नई नीति और दृष्टिकोण को दर्शाती है। उन्होंने बैंक ऑफ अमेरिका और जेपी मॉर्गन जैसे प्रमुख संस्थानों पर कंजर्वेटिव बायस का आरोप लगाया, जिससे वित्तीय जगत में नई बहस शुरू हो गई। ट्रंप का कहना था कि ये संस्थान अपने फैसलों और नीतियों के माध्यम से केवल एक खास वर्ग के हितों का समर्थन कर रहे हैं, जबकि आम लोगों और छोटे व्यवसायों को अनदेखा कर रहे हैं। इस आरोप ने वित्तीय जगत में एक नई बहस को जन्म दिया। कई विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप का यह बयान उन संस्थानों पर दबाव बनाने की कोशिश है जो वैश्विक अर्थव्यवस्था और अमेरिकी वित्तीय प्रणाली में बड़ी भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा ट्रंप ने इन संस्थानों पर पारदर्शिता की कमी और अपने निर्णयों में राजनीतिक झुकाव दिखाने का भी आरोप लगाया। ट्रंप का यह आरोप उनके आर्थिक एजेंडे का हिस्सा माना जा रहा है, जिसमें वे अमेरिकी अर्थव्यवस्था को अधिक स्वतंत्र और प्रभावी बनाने की बात कर रहे हैं। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि ऐसे बड़े संस्थानों को आम जनता के हितों को प्राथमिकता देनी चाहिए और नीतियों में ज्यादा संतुलन लाना चाहिए। यह बयान जहां कुछ लोगों को ट्रंप के पक्ष में खड़ा करता है, वहीं वित्तीय जगत के कई विशेषज्ञ इसे विवादित और भड़काऊ मानते हैं। उनके अनुसार इस तरह के आरोप वित्तीय संस्थानों की साख को नुकसान पहुंचा सकते हैं और बाजार में अस्थिरता का कारण बन सकते हैं। वहीं ट्रंप के समर्थकों का कहना है कि इस तरह के मुद्दों पर खुली चर्चा होना जरूरी है, ताकि बड़े संस्थान आम लोगों के हितों को प्राथमिकता दें। ट्रंप ने सऊदी अरब और ओपेक को साफ तौर पर कह दिया है कि वह वैश्विक तेल की कीमतों को काफी हद तक कम करने की उम्मीद करते हैं। उनका दावा है कि यह कदम रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने की दिशा में पहला और निर्णायक कदम होगा। उनकी रणनीति सीधी है: तेल की कीमतें गिराएं, रूस की युद्ध से होने वाली आमदनी को खत्म करें और युद्ध को समाप्त करें। सऊदी अरब से उनकी मांग केवल सुझाव भर नहीं है, बल्कि यह एक कड़ा अल्टीमेटम है। ट्रंप अमेरिका और सऊदी अरब के बीच रणनीतिक साझेदारी और वित्तीय निवेश को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने सऊदी के क्राउन प्रिंस से कहा है कि वे अमेरिका में $1 ट्रिलियन का निवेश करें, जिसे उनकी व्यापक आर्थिक और भू राजनीतिक योजना का हिस्सा बताया गया है। ट्रंप की तेल की कीमतों को कम करने की योजना केवल रूस को चोट पहुंचाने तक सीमित नहीं है। इसके पीछे एक बड़ा घरेलू एजेंडा भी छिपा हुआ है। अमेरिका में मुद्रास्फीति एक बार फिर से बढ़ रही है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई दिसंबर में 2.7% से बढ़कर 2.9% हो गया। बढ़ती जीवन यापन की लागत ने आम जनता पर भारी दबाव डाला है। ट्रंप मानते हैं कि ऊर्जा की कीमतों को कम करना इस संकट का समाधान हो सकता है। इसके अलावा ट्रंप ने वैश्विक केंद्रीय बैंकों से ब्याज दरों को कम करने की भी मांग की है। उनकी सोच यह है कि अगर वैश्विक केंद्रीय बैंक दरें घटाते हैं तो अमेरिकी फेडरल रिजर्व को भी अपनी ब्याज दरें कम करने का मौका मिलेगा। इससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर मुद्रास्फीति का दबाव कम होगा और उनके आर्थिक एजेंडे को समर्थन मिलेगा। ट्रंप ने केवल सऊदी अरब पर ही नहीं, बल्कि चीन पर भी दबाव बनाने का प्रयास किया है। उनका कहना है कि चीन को रूस पर शांति समझौते के लिए दबाव डालना चाहिए। हालांकि यह आसान नहीं होगा। चीन और रूस के बीच आपसी संबंध इतने मजबूत हैं कि चीन के पास रूस का साथ छोड़ने का कोई बड़ा कारण नहीं है। चीन को सस्ता रूसी तेल मिलने से उसकी अर्थव्यवस्था को विशेष लाभ हो रहा है,
खासकर इस समय जब वैश्विक ऊर्जा बाजार में कीमतों का उतार चढ़ाव हो रहा है। रूस और चीन के बीच मजबूत व्यापारिक संबंधों के चलते चीन को रूस से तेल, गैस और अन्य ऊर्जा संसाधनों पर अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है। ये दोनों देशों के लिए फायदेमंद है, क्योंकि रूस को अपने तेल और गैस के निर्यात को बनाए रखने के लिए एक मजबूत ग्राहक की जरूरत थी और चीन को सस्ते ऊर्जा स्रोत की जरूरत है, जिससे उसकी औद्योगिक गतिविधियां और विकास को मदद मिल रही है। इस सस्ती कीमत पर तेल खरीदकर चीन अपनी उत्पादन लागत को कम कर रहा है, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है। इसके साथ ही चीन द्वारा इस तेल को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपने फायदे के लिए उपयोग करने की संभावना भी बढ़ जाती है। दूसरी ओर पश्चिमी देशों ने रूस पर कई आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं, लेकिन इसके बावजूद रूस की अर्थव्यवस्था पहले जैसी कमजोर नहीं हुई है। इसके बजाय रूस ने इन प्रतिबंधों के बावजूद अपनी आर्थिक स्थिति को संभालने में सफलता पाई है। 2023 के दिसंबर महीने में रूस ने तेल और गैस से 4 ट्रिलियन रूबल से अधिक की कमाई की, जो पिछले साल की तुलना में 28% अधिक थी। यह आंकड़ा इस बात का प्रमाण है कि रूस की ऊर्जा अर्थव्यवस्था ने न केवल अपने आप को स्थिर रखा है, बल्कि इसका राजस्व भी बढ़ा है। इसके पीछे कई कारण हैं। सबसे पहला कारण यह है कि रूस ने पश्चिमी देशों से अपने ऊर्जा निर्यात को अन्य देशों के साथ बदल दिया है, खासकर चीन और भारत के साथ। इन देशों ने रूस से सस्ते ऊर्जा संसाधन खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है, जिससे रूस को अपनी आय को बढ़ाने का एक नया रास्ता मिल गया है। इसके अतिरिक्त रूस ने अपनी ऊर्जा निर्यात रणनीतियों को बदलकर उन देशों से व्यापार बढ़ाया है जो पश्चिमी प्रतिबंधों से प्रभावित नहीं हैं, और इससे उसे अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का मौका मिला है। इसके अलावा रूस की अर्थव्यवस्था में कई अन्य क्षेत्रों में भी स्थिरता आई है। रूस ने अपनी आंतरिक आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत किया है, जिससे उसने अपने घरेलू बाजार में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को सुनिश्चित किया है। रूस ने इस दौरान अपनी कृषि, मैन्युफैक्चरिंग और अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक साझेदारियों को भी मजबूती दी है, जिससे उसे अपने आर्थिक दबावों का मुकाबला करने में मदद मिली है। इसका साफ मतलब यह है कि पश्चिमी देशों के लगाए गए प्रतिबंधों के बावजूद रूस की अर्थव्यवस्था अपने पैरों पर खड़ी है और तेल गैस निर्यात से मिलने वाली आय में वृद्धि दर्ज कर रही है। रूस ने साबित कर दिया है कि वह आर्थिक रूप से प्रतिबंधों के बावजूद अपने रास्ते पर चलने में सक्षम है, और इसके परिणाम स्वरूप उसकी आर्थिक स्थिति स्थिर बनी हुई है। सवाल यह है कि सऊदी अरब ट्रंप की मांग क्यों मानेगा? इसका जवाब यह हो सकता है कि सऊदी अरब शायद ऐसा नहीं करेगा। सऊदी अरब की अपनी आर्थिक जरूरतें हैं, जिनमें बजट घाटे को पूरा करना भी शामिल है। सऊदी अरब का बजट घाटा उनके कुल अर्थव्यवस्था का 3% है। इसे ठीक करने के लिए उन्हें तेल उत्पादन और कीमतों के बीच संतुलन बनाना पड़ता है। सऊदी अरब के लिए चीन सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। चीन सऊदी अरब से सबसे ज्यादा तेल खरीदता है और सऊदी अरब के लिए वस्तुओं का भी प्रमुख आपूर्तिकर्ता है। चीन की बढ़ती मांग के कारण सऊदी अरब के लिए तेल की कीमतें ऊंची रखना फायदेमंद है। इसके अलावा अमेरिका में तेल उत्पादन की लागत सऊदी अरब से काफी ज्यादा है। अमेरिका में तेल की कीमत 85 से $70 प्रति बैरल है, जबकि सऊदी अरब सिर्फ $10 प्रति बैरल में तेल निकालता है। अगर तेल की कीमतें बहुत कम हो जाती हैं, तो अमेरिकी तेल उत्पादक नुकसान में आ सकते हैं। इसलिए ट्रंप चाहते हैं कि सऊदी अरब तेल की कीमतें कम करे, ताकि अमेरिकी उत्पादक अपना मुनाफा बचा सकें। लेकिन सऊदी अरब के लिए यह आसान नहीं है, क्योंकि उन्हें अपने आर्थिक हितों और चीन के साथ अपने रिश्तों का भी ध्यान रखना है। इसलिए सऊदी अरब शायद ट्रंप की मांगों को पूरी तरह से नहीं माने और अपनी नीति के हिसाब से फैसला लेगा। ट्रंप की अंतिम योजना अमेरिका को ऊर्जा और उत्पादन के क्षेत्र में वैश्विक शक्ति बनाना है। उनका विजन रणनीतिक तेल भंडार को भरने और अमेरिकी ऊर्जा निर्यात का उपयोग करके वैश्विक बाजारों पर कब्जा जमाने का है। लेकिन यह योजना कई भू राजनीतिक अनिश्चितताओं और आर्थिक जोखिमों से भरी हुई है। डावोस में ट्रंप की घोषणाएं और उनकी आर्थिक नीतियां बड़े जोखिम भरे फैसलों की तरह दिखती हैं। चाहे वह तेल की कीमतें कम करने की बात हो,
वैश्विक व्यापार पर टैरिफ लगाना हो या चीन और रूस पर दबाव डालना, इन सभी कदमों का बड़ा असर हो सकता है। ट्रंप की ये योजनाएं उनके समर्थकों को तो जरूर प्रभावित करेंगी, लेकिन बाकी दुनिया से विरोध का सामना करना भी तय है। आने वाले समय में देखना होगा कि क्या ट्रंप के ये फैसले उनके लक्ष्यों को पूरा कर पाते हैं या फिर वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए नई समस्याएं खड़ी करते हैं। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हमारे आने वाले सभी अपडेट्स से जुड़े रहें। धन्यवाद।